कंपोनेंट 20 का कंपोनेंट को 20 जो है इससे 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, ऊपर की तरफ 20 का कंपोनेंट आएगा 20 sin 37। अब sin 37 की वैल्यू कोई जानता है कितनी होती है? 3/5। तो 5 से कैंसिल होगा 20 इंटू 3/5, तो 5 4 जा 20, तो इस तरफ आएगा 12 और इधर आएगा 20 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। 5 से ये 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, तो 20 के दो कंपोनेंट हुए, एक x की तरफ आया 16 और ऊपर की तरफ आया 12। उसी तरह से अब 50 न्यूटन के कंपोनेंट करेंगे, तो 50 न्यूटन के कंपोनेंट देखो, 50 न्यूटन ऐसे कितना एंगल बना रहा है? 53। इसको आगे बढ़ा दो, यहां आ जाएगा ये 53, तो ये वाला एंगल 53, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब चाहो तो आप कंपोनेंट कर सकते हो 50 cos, ये वाला क्योंकि cos इससे एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट cos होगा 50 cos 53, और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, जो sin 37 की वैल्यू है वही होती है। तो 5 से 10 टाइम्स, तो नीचे की तरफ आएगा 30। उसी तरह से 50 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, अभी अभी ज्वाइन हो ही नहीं रहा था। ठीक है बताता हूँ। वापस देखो एक बार, आद्या अभी थोड़ी लेट ज्वाइन हुई है। तो हम लोग क्या करना है, जो x में है और जो y में है उनको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से x और y में, ठीक है, इनके कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी x में 10 न्यूटन और ये वाला 10 न्यूटन ऑलरेडी y में। हाँ, ये 20 न्यूटन ये x y दोनों में, और ये 50 न्यूटन ये भी x और y दोनों में। तो सबसे पहले 20 न्यूटन के कंपोनेंट करेंगे हम लोग। तो 20 न्यूटन के कंपोनेंट देखो किसे करोगे? 20 न्यूटन यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, मैं साइड में करूंगा फिर वैल्यू वहां पे लिख दूंगा। कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री बना रहा है एंगल 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 न्यूटन का कंपोनेंट करा इस तरफ। ये कितना होगा? कल हमने सिखाया था कि अगर ये 20 है तो ये वाला भाग जो होगा पार्ट वो 20 cos 37 होगा। हमेशा ये cos आता है, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? 20 sin 37। अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू क्या होती है? तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल याद रखो, इसमें ये वाली साइड अगर 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आएगा 25। 25 का अंडर रूट होता है 5। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसमें जो नंबर्स है 3 4 5 लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो उन्होंने भी मेजर करा कि ये वाला एंगल कितना होता है, तो दिस एंगल इज 37 डिग्री आया, और ये वाला एंगल मेजर किया तो ये वाला एंगल कितना आया? 53 होगा। ठीक है, 90 माइनस, क्योंकि ये तो 90 है, तो 90 माइनस 37 करोगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। तो इस ट्रायंगल में देखोगे अगर sin 37, तो sin 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका परपेंडिकुलर है 3/5, 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो 3/5 हो जाएगा। उसी तरह से cos 37 देखोगे तो cos 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा 4/5। जो वैल्यू sin 37 की होती है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, वही वैल्यू cos 90 माइनस थीटा, मतलब cos 53 की वैल्यू भी वही होगी, और जो वैल्यू cos 37 की वैल्यू है वही वैल्यू sin 53 की भी होगी। और अगर आपसे पूछ ले tan 37 कितना होगा, तो tan 37 भी हम लोग निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो 3/4 कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से 20 का कंपोनेंट cos 37 वैल्यू मुझे पता ही है कितनी होती है, 4/5 होती है, तो 4/5 रख दूंगा मैं यहाँ पे। 5 से ये कैंसिल, 4 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 आएगा। ठीक, उसी तरह से 20 का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 20 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 5 से कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, तो कितना होगा? 4 3 जा 12। तो 20 के कंपोनेंट आया, ऊपर की तरफ कंपोनेंट आया इसका 12, x की तरफ कंपोनेंट आया 16। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 और यहाँ पे लिख देता हूँ 12। ये किसके कंपोनेंट है? ये 20 न्यूटन के कंपोनेंट है।
अब मुझे निकालना है कि 53 डिग्री के इसके कंपोनेंट क्या होंगे। तो 53 वाले के जो 53 एंगल बना रहा है ये कितने न्यूटन का फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है। ये कितने एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है। मैंने बताया था कि वेक्टर को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, तो इसको आगे बढ़ा दो आप ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना है, ये 53 है, तो ये 53 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 50 का ये वाला, ये y एक्सिस से 53 एंगल बना रहा है, तो y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो cos होगा, तो ये होगा 50 cos 53, 50 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो cos 53 की वैल्यू जो sin 37 की 3/5, तो यहाँ पे लिखोगे 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 50 10 टाइम जाएगा, 10 इंटू 3 30, कितना आया 30 आया। और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ प्लस एक्स की तरफ, क्योंकि बीच में है ये, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये कितना होगा 50 साइन 53 होगा ये, क्योंकि एक कॉस है तो दूसरा साइन होगा। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है क्या, देखो वहां पे टेबल में 5 से कैंसिल 10 टाइम्स, तो ये होगा कितना 40। तो 50 के न्यूटन के कंपोनेंट क्या आया, एक तो आया 40 और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आया, कितना आया 30। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, टोटल एक्स में तरफ, एक्स की तरफ कितने फोर्सेस है, देखो 16 40 और 10, सबकी डायरेक्शन एक ही है, सबकी डायरेक्शन क्या है एक ही है, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू होगा, देखो 16 प्लस 40 प्लस 10 कितना हो गया, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 60 16 कितना होगा 66 होगा शायद, 66 आई कैप। 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 16 66 आई कैप। वाई में देखो 30 और 10 तो नीचे की तरफ है, लेकिन 12 जो है वो ऊपर की तरफ है, तो 30 प्लस 10 कितना हुआ 40, 40 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, 40 माइनस 12 शायद 28 आएगा। लेकिन डायरेक्शन किधर है, इन दोनों देखो, टोटल नीचे लग रहा है 40, टोटल कितना लग रहा है नीचे 40 और ऊपर कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा नीचे की तरफ। अगर वाई में देखूंगा तो नीचे की तरफ आ रहा है कितना, तो नीचे आएगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस 28 जे कैप। तो दिस इज द आंसर, 66 आई कैप माइनस 22 जे कैप। आई बात समझ में। टॉपिक डालो, पोजीशन वेक्टर क्या होती है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन मतलब पोजीशन, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूं, क्या बोलोगे आप, मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूं, मैं बोलूंगा कि मैं 5 मीटर इस दीवार से खड़ा हूं, या फिर 2 मीटर या फिर 1 मीटर में इस बोर्ड से खड़ा हूं, 1 मीटर अवे फ्रॉम द बोर्ड, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो पोजीशन हमेशा के लिए हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। पोजीशन को कैसे डिसाइड करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है। रेफरेंस जैसे मान लो जनरली हम ओरिजिन को ही रेफरेंस लेते हैं, ये ओरिजिन है, कोई पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, क्या है कोऑर्डिनेट x, y है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया p। तो अब इसकी पोजीशन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और ये वेक्टर बनेगा, इसको मैं बोलूंगा ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होगा, देखो इसका x में कितना पार्ट है, ये जो वेक्टर है x और y दोनों में है, तो x में कितना पार्ट है इसका, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपको पता ही है। तो x की तरफ पार्ट इसका x है और y की तरफ पार्ट क्या है y, ये वैल्यू मैंने ऐसी ले ली, ठीक है। तो ये होगा x आई कैप प्लस y j कैप, ठीक है। दिस इज, ये ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो कोई पॉइंट है यहाँ पे 2 आई कैप प्लस सॉरी 2,3, तो 2,3 की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, मान लो ये पी पॉइंट है ओपी, इसको मिलाया आपने, तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी 2 आई कैप प्लस
3j कैप। आया समझ में? पोजीशन, तो पोजीशन हम एक रेफरेंस पॉइंट से देते हैं। रेफरेंस पॉइंट जनरली हम क्या लेते हैं? ओरिजिन को मानते हैं। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको नोट कर लो आप लोग। अब इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा देखो, नोट कर लिया? सर एक मिनट। ठीक है, देखो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टॉपिक डाल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हो गया बेटा? हो गया सर। ठीक है, चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज करो ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, एक पार्टिकल यहां पर था जिसके इनिशियली कोऑर्डिनेट थे x1, y1। मान लो पी पॉइंट पे था इनिशियली, ये आपका ओरिजिन, ये इसको मैं बनाऊंगा ओपी। ठीक है, देखो यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको हम R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहो तो। आप चाहो तो R1 वेक्टर लिख सकते हो उसको। R1 वेक्टर इक्वल टू होगा क्या? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब ये पार्टिकल इस पॉइंट से चलते हुए इस पॉइंट पे आया। कहां पर? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। इसको मैंने बोल दिया Q पॉइंट। क्या बोल दिया? Q पॉइंट। तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी नई पोजीशन हो गई। तो R2 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर बोलोगे। R2 वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? न्यू पोजीशन को डिनोट कर रहा है R2। R2 वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन क्या हो गई उसकी? x2 वेक्टर सॉरी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये दोनों क्या है? ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। मुझे लेकिन पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल यहां से यहां पर गया, तो देखो यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा ऐसे करके, P से Q गया ना, तो PQ वेक्टर रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन होगा? PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो डेल्टा आर वेक्टर बोलो। इसको क्या बोलोगे? डेल्टा आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा आर वेक्टर। तो देखो कि आप ट्राइंगल कैसे बन रहा है। यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, देन ये R2 जो होगा वो एज अ रिजल्टेंट वर्क कर रहा है। ट्राइंगल में हमने पढ़ा था, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वे दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में ये चालू होके खत्म, फिर जैसे ये सेकंड चालू होके खत्म, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। ये यहाँ से चालू, यहाँ पे खत्म, फिर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से चालू, यहाँ पे खत्म, तो ये रिजल्टेंट को डिनोट करेगा। तो R2 वेक्टर रिजल्टेंट डिनोट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जो R2 वेक्टर है वो रिजल्टेंट है किसका? R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर का। PQ वेक्टर आपका क्या होगा? डेल्टा आर वेक्टर। तो यहां से डेल्टा आर वेक्टर कितना आएगा? डेल्टा आर वेक्टर आएगा आपका, R1 वेक्टर को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप चाहो तो पोजीशन लिख दो। R2 वेक्टर कितना था? x2 i कैप माइनस सॉरी प्लस x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। x1 i कैप
प्लस y1 जे कैप। आप चाहो तो आई वाली टर्म को एक तरफ रख दो और वाई वाली टर्म को, जे कैप वाली टर्म को एक तरफ रख दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो डेल्टा आर, ये डेल्टा आर जो आया दैट डिनोट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा आर जो होगा वो डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। किसी को कोई डाउट है? अब आता है वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखो, टॉपिक डालो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई मुझे बताएगा 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना होता है? 4 न्यूटन। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन होता है। यस सर। आर्यन? यस सर। 2 न्यूटन इधर से लग रहा है, 2 न्यूटन इधर से लग रहा है। अब कितना होगा? सर जीरो। सर 2 जीरो। जीरो। अच्छा, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, अब कितना होगा? तो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 2√2 आएगा इसका आंसर। तो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके एंगल पर। आ रही बात समझ में? यस तो सर। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन हो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पर। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, 2 इंटू 2 न्यूटन इंटू 2 न्यूटन 4 न्यूटन होगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरह के होते हैं, दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दोनों ही तरीके अलग अलग है। सबसे पहला आता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है, जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और इस तरफ है आपके पास बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा एक एंगल ले लिया हमने, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है। ए वेक्टर, क्योंकि इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है इसलिए मैं यहां पे लगाऊंगा डॉट। क्या लगाऊंगा? डॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये इक्वल टू होता है किसके? ये इक्वल टू होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला समझ लो आप लोग कि ये जो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग ए डॉट बी, वो आता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की तरफ, ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? क्या ये बी कॉस थीटा होगा? यस सर। बी वेक्टर का ए की तरफ कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। तो ये बी कॉस थीटा क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं, ए डॉट बी, तो ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा नाम है, क्या बोलते हैं हम इसको? ए इंटू लगाओ, ए इंटू प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की तरफ, तो उसको बोलेंगे बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी वेक्टर
अगर मैं आपसे पूछूं ए का कंपोनेंट बी की तरफ तो क्या आएगा, ये भी अगेन ए कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि ये बी से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगेन ए कॉस थीटा को मैं अलग लिख दूं तो क्या आएगा, ये बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो, दोनों तीनों ही तरीके सही है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में डॉट लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं, पहले इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। क्यों बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम ये प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, हम जब भी किसी वेक्टर का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा तो जो क्वांटिटी बनेगी वो स्केलर क्वांटिटी बनेगी। वो क्वांटिटी क्या बनेगी, स्केलर क्वांटिटी बनेगी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वर्क। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस वेक्टर, एफ डॉट एस, या फिर इसको आप चाहो तो डॉट खोल सकते हो, उसको एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, या तो एफ डॉट एस लिखो या फिर एफ एस कॉस थीटा लिखो। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वांटिटी बनी स्केलर बनी, वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं मैं। ठीक, रब कर दूं उसको। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर सपोज करो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर वेक्टर मत लगाओ, खाली ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, याद दिया, cos 0 की 1 से। तो 0 कैसे आएगा, यस सर, ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी हो ए जाएगा। बी। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा अगर 180 हुआ तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, cos 180 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस ए बी आ जाएगा। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक, अगर थीटा 90 हुआ, थीटा कितना हुआ 90, तो अब ए डॉट बी कितना आएगा, 0 अब 0 आएगा, ए बी कॉस 90, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 0 डिग्री, सॉरी 0। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि जब भी 90 हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये जो चीज है थीटा 90, थीटा 90 हो तो यूज, ये जो फॉर्मूला है हम इसको यूज करेंगे, इट इज यूज टू प्रूव, इट इज यूज टू प्रूव ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है परपेंडिकुलर। कोई दो वेक्टर दे रखे हमको, आपको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नोट कर लिया ये। यस सर। अब आगे देखो, यस सर। 4th पॉइंट, ए डॉट बी, क्या बी डॉट ए दोनों एक ही चीज है क्या,
यस सर। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे? हाँ होंगे भाई, ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा, दोनों एक ही यस चीज है। सर। ठीक है, फिर ए डॉट, दो वेक्टर का सम कर रखा है बी प्लस सी, इसने बोला ऐसे मत करो, आप इसको ए डॉट सी करो, पहले ए का प्रोडक्ट करो बी के साथ और ए का प्रोडक्ट करो सी के साथ, क्या ये वाला रिजल्ट भी सही होगा? यस सर। ठीक है, इनको कुछ लॉ बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब इसमें कौन सा एसोसिएटिव कौन सा कम्यूटेटिव देख लेना। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी को हम ए डॉट बी और ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। अगला देखो, आई डॉट आई कितना होगा? आई वेक्टर का आई कैप डॉट आई कैप, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये यूनिट वेक्टर है तो 1 लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी यूनिट वेक्टर है, 1 लिखूंगा। अच्छा, आई के साथ आई का एंगल कितना होगा? आई इस 0। तरफ और दूसरा आई भी इस तरफ, तो दोनों का एंगल सेम है 0, तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, मतलब आई डॉट आई कितना होगा? 1 होगा। तो जे डॉट जे भी 1 होना चाहिए और के डॉट के भी 1 होना चाहिए, इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। याद रखना ये चीज, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा 1 ही होंगे। ठीक है, और इसका अगर उल्टा कर दे हम लोग, आई का मल्टीपल जे के साथ, तो आई और जे में कितना एंगल है? 1 1 cos 90, क्योंकि आई अगर इस तरफ है तो जे ऊपर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट के क्या होगा? 0। 0। एंड के डॉट आई क्या होगा? 0। अगेन ये भी 0 होगा। ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के कभी भी अगर जब अपोजिट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, आई का जैसे जे से या आई का के से, तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने यहां तक? जल्दी देखो, 2 मिनट बचा हमारे पास। 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट मैंने बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझसे एंगल पूछा हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। इसको याद रखना है आपको। आपको पूछा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, तो आप बोलोगे ए डॉट बी करोगे डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अगला देखो, मान लो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसे ही होता है, वेक्टर इसी फॉर्म में होता है, आई जे कैप की फॉर्म में। तो मुझे ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी, तो मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे पता है कि अगर आई वाला केवल आई से मल्टीप्लाई होगा, अगर आई वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे 0 होता है, आई वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, केवल आई वाले को आई से, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है और के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ए डॉट बी ये होगा, इसको ध्यान रखना, केवल आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,